गुड मॉर्निंग। आज मैं रिवीजन क्लास में शैक्षणिक समेकन की सफलता को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैं पहले सेशन में पढ़ा चुका हूं। इसके आगे है कैंडिडेसी एंड सिलेक्शन पैरामीटर्स एंड प्रोसीजर। जो समेकन शिक्षा है आपकी है, उसके लिए जो कैंडिडेसी एंड सिलेक्शन होता है, उसका उम्मीदवारी और चयन जो होती है, वह कैसा उसका हम मापन करेंगे, उसका क्या प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसीजर होता है, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा सफल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था, ठीक है। और कहा कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे माइल्ड और मॉडरेट होते हैं, मतलब जिनको एटलीस्ट टोटली और टोटली उनके अंदर हियरिंग लॉस नहीं है, उनके पास कुछ सुनने की क्षमता है, उनको इस श्रेणी में रखते हैं। उन बच्चों को हमें समावेशन किया जाना चाहिए, जो बच्चे माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर होते हैं, जिनको कुछ सुनाई पड़ता है। देन जिससे इन बच्चों का सामान्य बच्चों और जो हियरिंग पर बच्चा है वो माइल्ड या मॉडरेट हो, या फिर जो सामान्य बच्चों उनके साथ सामंजस्य बन सके, उनके साथ उनका एक फ्रेंडशिप सर्किल बन सके, उनके साथ थोड़ा दोस्ताना रिलेशनशिप उनका बन सके, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेट करेंगे, उससे उनको लगेगा कि हाँ चलो हम कम से कम फ्रेंड हैं, हमसे बातचीत होती है, ठीक है। इस तरह से रहेगा तो एक साथ वो क्या करेंगे, बच्चों को साथ में रहेंगे, वहां पर वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 1995 जब आपका आया पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, उसमें जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको सर आवाज शिक्षा नहीं का आ रही। समान ओके। मैं कह रहा था, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि शैक्षणिक समेकन सफलता प्रदान कारक क्या क्या है। अब इसके आगे आप कहता है कि समेकन शिक्षा को हम प्रक्रिया क्या है, उनका हम चयन कैसे करें, उन उम्मीदवारों के उन बच्चों को हम कैसे शामिल करें। मैंने आपको बताया कि 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो वहां पर जो माइल्ड और मॉडरेट स्तर के बच्चे होते हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा की व्यवस्था किया गया। और उनको इस अगर वो माइल्ड मॉडरेट हैं, उनमें जो बच्चे सामान्य हैं उनके साथ क्या होगा, उनमें सामंजस्य बैठेगा, और सामंजस्य बैठेगा तो एक साथ बैठ कर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपका
1995 में आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम आया। पीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम में उनको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, इसी बात कहा गया। सिर्फ यहाँ श्रवणबाधित है, श्रवणबाधित के साथ साथ जो अलग डिसेबिलिटी है, अलग डिसेबिलिटियां को भी शामिल किया गया, उनको सामान्य शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा नाम इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें सभी को समान शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे उनकी समानता का विकास हो सके। और साथ ही साथ जो बच्चे माइल्ड और मॉडरेट स्तर के हैं, उनको समावेशन शिक्षा का सुझाव भी दिया गया, और साथ ही साथ उनको कहा गया कि आप हियरिंग एड का प्रयोग करें। ठीक है, श्रवण प्रशिक्षण और वाणी प्रशिक्षण देने से भी सामान्य ग्रहण करने में सफल हो सकते हैं। अगर वह माइल्ड और मॉडरेट हैं तो उनको हियरिंग एड, जो आप बोलते हो कान की मशीन जो लगाते हैं, उसी में बात कर रहा हूँ, वो चाहे पॉकेट हियरिंग एड हो, चाहे बिहाइंड हियरिंग एड हो, और या फिर इन द कैनॉल हियरिंग एड हो, इस तरीके से जो भी हो। और देन श्रवण प्रशिक्षण भी, जो सुनाई का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। ठीक, तो उनको उस तरह देना चाहिए, वाणी प्रशिक्षण देना, इसको बोलते हैं स्पीच थेरेपी। इन सब चीजों से अगर उनको हम ट्रेंड करें तो वह सामान्य बच्चों के साथ बैठकर भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह खासकर है आपके कैंडिडेसी है कि हमें किस तरह से करना चाहिए। ठीक, और हम अगला देखते हैं आगे क्या है। और इसको सफल बनाने के लिए कुछ इसमें अलग अलग तत्व हैं। पहला क्या है, देख सकते हैं आप लोग, पहला इसमें दिया है PIP, पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम। पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम में जो होता है, जिसके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम बताते हैं कि आप अपने बच्चों को साथ किस तरह से अपने ट्रेड करो, उनको आवश्यकताओं को जानो, इनको क्या चीज की आवश्यकता कमी है, हमें इनको किस तरह से और अच्छे से अच्छे उनको बनाना है। ठीक है, देन आपका स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। अगर आपके बच्चे में कोई विशेषताएं हैं, वह HI है, VI है, MR है, या फिर अलग डिसेबिलिटी से वह ग्रसित है, तो उसको विशेष शिक्षा मिलना चाहिए। विशेष शिक्षा मतलब क्या? विशेष शिक्षा वह शिक्षा है कि विशेष बच्चों के हित के लिए, जो वह चाहे विद्यालय प्रशासन या विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है छोटे बच्चे या बच्चों के अनुकूल, उनका कैरिकुलम, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए आप जो भी उनको अनुसार करोगे, अप्रोप्रिएट, वही आपका स्पेशल एजुकेशन होता है। वैसे स्पेशल एजुकेशन बहुत सारी डिफिनेशन होती है, यहाँ पे डिफिनेशन एक कॉन्सेप्ट की बात कह रहा हूँ। स्पेशल एजुकेशन उन डिफरेंशिएट बच्चों के लिए है, उनकी जैसी आवश्यकता हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप उनको शिक्षा देना ही आप यहाँ कह सकते हो कि वही स्पेशल एजुकेशन है। वह चाहे अगर BI एजुकेशन बात करें, विजुअल एम्पेयरमेंट, या फिर हियरिंग एम्पेयरमेंट बात करते हैं, तो वह एक स्पेसिफिक स्पेशल हो जाएगा। वो क्या होगा? स्पेसिफिक स्पेशल एजुकेशन हो जाएगा। अगर हियरिंग एम्पेयरमेंट है तो हियरिंग एम्पेयरमेंट ओवरऑल हियरिंग के बारे में पढ़ोगे, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा विजुअल एम्पेयरमेंट है, क्या है? विजुअल एम्पेयरमेंट है, यहाँ पे बता रहा हूं, अगर HI बच्चा है तो HI स्पेशल हो गया, VI है तो VI हो गया। अगर वह बच्चा MR है, अब MR को ID भी कहा जाने लगा है भाई, तो यहाँ पर वह ये उसकी स्पेसिफिक सब एजुकेशन हो गया कि हम एक ट्रेड हो गया कि HI है। अब जैसे, अरे भाई, जैसे आप लोग कोई आर्ट का एजुकेशन स्टूडेंट होता है, कोई साइंस का होता है, कोई बायो का होता है, क्या है? सभी तो एजुकेशन है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बात ये कह रहा है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, केमिस्ट्री बायो बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ठीक है, यहाँ सभी का बैकग्राउंड अलग है। उसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन की भी अलग अलग ट्रेंड है, कोई HI होता है तो कोई BI में एक्सपर्ट है, कोई MR में है तो कोई ID। इसका मतलब ये सब अलग अलग तरीके के स्टूडेंट भी हैं, तो उनको इनके अनुसार या इनके स्पेसिफिक शिक्षा के अनुसार आपको वहां पर स्पेशल एजुकेशन को मुहैया कराना होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हियरिंग एड एंड हेल्पिंग इक्विपमेंट। हियरिंग एड यहाँ पर तात्पर्य है, जो मैंने आपको बताया कि वह चाहे पॉकेट हियरिंग एड हो, चाहे इन द कैनाल हियरिंग एड हो, चाहे बिहाइंड हियरिंग एड हो, कुछ भी हियरिंग एड जो जिस उपकरण के द्वारा, चाहे छोटे बच्चे हैं तो कॉकलियर इम्प्लांट भी हम करवा सकते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार हियरिंग एड में ही आता है, वो भले इनबिल्ट करते हैं हम अपने हेड में, तो वो भी हियरिंग एड है। और साथ ही साथ हेल्पिंग इक्विपमेंट। हेल्पिंग इक्विपमेंट मतलब वह सहायक उपकरण जिसके जरिए वह बच्चा समेकित शिक्षा में अच्छे प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर ले रहा है। उसके लिए ये सारी चीज क्या है?
आवश्यक हैं। ठीक, फिर आपका आता है स्पेशल स्कूल। अब यहाँ पर स्पेशल स्कूल एक टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। स्पेशल स्कूल क्या, स्कूल तो सभी होते हैं, स्पेशल मतलब क्या? तो स्पेशल स्कूल का मतलब यह होता है भाई, आप ध्यान रखिएगा, नहीं आपको याद करना नहीं, बस आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्पेशल स्कूल उसको कहते हैं विशेष बच्चे के अनुकूलन के अनुसार जिस विद्यालय में गतिविधियां, पाठ्यक्रम, एक्टिविटी, क्रियाकलाप कराकर उनको हम पढ़ाया जाए, वही आपका क्या है, स्पेशल स्कूल है। समझ रहे हो मेरी बात ना, कि अगर बच्चा आपका श्रवण बाधित है, ध्यान रखना, अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके अनुसार बच्चे की जो नीड है, उसके आवश्यकता अनुसार उस विद्यालय में ईच एंड एवरी चीजें होनी चाहिए, वही आपका स्पेशल स्कूल है। ठीक, उसके अनुकूल होना चाहिए, जिसमें उस बच्चे को कंफर्टेबल फील हो। अगर बीआई का बच्चा है तो बीआई के अनुकूल बच्चे को, विजुअल इम्पेयर्ड मतलब मेरी बात है भाई यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, बीआई जब मैं कहूँ तो आप समझिएगा विजुअल इम्पेयर्ड में बात कर रहे हैं। अगर आईडी बच्चा है, जिसको बोलते हैं डिसबिलिटी, या फिर मेंटल रिटार्डेशन एमआर बच्चे कहते हैं, ठीक है, ये सीपी सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है, इस अलग अलग कैटेगराइज ऑफ डिसबिलिटी जो है, उसके बेस पर उनके अनुकूल वहां की सारी व्यवस्थाएं होना ही स्पेशल स्कूल को संबोधित करती हैं। ओके, देन फ्री बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का यहाँ भी वही बात है कि अगर बच्चा हियरिंग इंपेयरमेंट है तो हमें हियरिंग इंपेयरमेंट के अनुसार वहाँ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हुए, कंटेंट से लेते हुए, टीचर भी एक प्रकार से बैरियर होते हैं भाई, याद रखना चीज को। अगर वहां बच्चा हियरिंग इंपेयरमेंट है, अगर वहां सामान्य टीचर तो बैरियर होगा, उसके लिए कैसा टीचर चाहिए, स्पेशल टीचर चाहिए, जो उन बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो, ठीक है, जो ट्रेनिंग लिया हो, जिसके पास वह स्किल हो पढ़ाने की, तब वो बैरियर फ्री होता है वहां का। तो ओवरऑल वहां का तो ओवरऑल इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है, वो टीचर हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां कंटेंट, वहां टीएलएम, वहां के मटेरियल, वहां की मेथोडोलॉजी, वहां के पाठ्यक्रम, ओवरऑल मिला क्या होता है, बैरियर फ्री को हमको करना पड़ता है, जिससे कि उन बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, उनको किसी भी प्रकार का कोई उनको अड़चन पैदा ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई ऑब्स्टेकल्स न आए, कोई इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये भी एक प्रकार से बहुत आवश्यक तत्व है समेकन, और उनको बच्चों को हमको बनाने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं, पीआईपी है, पेरेंट इन्वेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म याद रखना भाई आप लोग, कभी यह एग्जाम में आप पूछ सकता है कि पीआईपी क्या है, तो आप हमेशा याद रखना पीआईपी, ठीक है, पेरेंट इन्वेंट प्रोग्राम। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो कहोगे सर आपने कभी पढ़ाया नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। ठीक, अगला हम देखते हैं आगे क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैरामीटर ऑफ इंटीग्रेशन। समेकन कुछ मापन है, क्या है, समेकन के कुछ मापक हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यहाँ मैंने मेन मेन ही चीजों को शामिल किया है, आप देख सकते हैं। पहला क्या हमारा, असेसमेंट ऑफ रिजिड्यूल हियरिंग, मतलब अवशिष्ट श्रवण क्षमता की जांच। भाई जो उसके पास, जो बच्चे के पास सुनने की थोड़ी बहुत क्षमता बची हुई है ना, उसको पहले जांचो, उसको परखो कि हाँ बच्चे में सुनने की क्षमता है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है, वह माइल्ड है कि मॉडरेट है, सीवियर के प्रोफाउंड है कि है ही नहीं उसके पास, तो ये सब क्या है, इस तरीके का आपके पास क्या होना चाहिए, असेसमेंट उसके पास, उसको पास आकलन करने की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे कि हाँ, तभी तो बताओगे ना कि आप बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है। आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे किसी को कि भाई आप हियरिंग इंपेयरमेंट हो, नहीं, जब तक आप उसको एसेस नहीं करोगे, जब तक उसको आपका आकलन नहीं करोगे, आप इतनी डीबी हियरिंग लॉस है और इतनी डीबी आपकी सेफ बची हुई, आप इतना सुन सकते हो। आप सोचो, आप जब किसी को बुलाते हो, दो चार चार बार बुलाए, तीन बार बुलाए, तो आप कहते हो कि आप पूरे बहरे हो क्या, तो बहरे नहीं होते वहां, मतलब आपने अंदाजा लगा लिया कम सुनता है, बट यहाँ पर बात अंदाजे की नहीं, यहाँ पर इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि वह वास्तव में उसके पास कितनी सुनने की क्षमता है, वह माइल्ड है कि मॉडरेट है, सीवियर, प्रोफाउंड है, किस वह डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस पर है। ठीक, तो यहाँ पास होना चाहिए पैरामीटर। देन असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल भाषा शैली की जांच, कि आप एसेस करो उसकी लैंग्वेज स्किल कितनी, उसकी जो भाषा का कौशल नहीं है, भाषा कौशल वो कितना है, आप ये भी एसेस करो। भाई आप कहते हो बहुत हम पढ़े लिख लिए हैं, पता लगा आपका लैंग्वेज स्किल है ही नहीं, आप किसी अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हो, अब कोई चीज लिख नहीं सकते हो आप अच्छे से, सब क्या है लैंग्वेज स्किल में, मैं कहीं आप
एरर है, कमजोरी है, आपको ये भी आपको एसेस करना होता है, ठीक है। देन आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, वैसे मैं यहाँ बताऊं कि भाषा लैंग्वेज स्किल जो आता है लैंग्वेज, यहाँ पर एक टूल है, मैं टूल का नाम जिक्र कर देता हूँ, आप लोग हो सकता है शायद एग्जाम में कभी पूछ ही ले कि क्या होता है। यहाँ पर देखो एलपीटी का नाम आता है, लैंग्वेज प्रोफाइल टेस्ट। ये अली और जंग ने इसको स्टेबल किया है। यह सर्वबाधित बच्चों का लैंग्वेज, हम भाषा का इससे आकलन करते हैं भाई, ये टूल का नाम है, इस चीज का एलपीटी लैंग्वेज प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट है बुद्धि परीक्षण। आपको देखना है कि उस बच्चे में, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में बुद्धि कितनी है, वो नॉर्मल है कि क्रिएटिविटी है, या फिर वो टैलेंटेड है, या फिर सामान्य है, या फिर सामान्य से नीचे है, ठीक है। तो इससे भी पता चल जाएगा उसकी कितनी इंटेलिजेंस कोशेंट है, उसके पास कितनी उसकी बुद्धि क्षमता है, ठीक है। आपको इसका भी पैरामीटर आपको मापन करना चाहिए। साक्षरता कौशल योग्यता प्रवृत्ता, साक्षरता से आप समझते हो ना, जो बच्चा, जो व्यक्ति लिख सके अच्छे से, उस चीज पढ़ सके, ठीक है, और कर सके, ये क्या होता है, साक्षर होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपके पास सब मेजर पैरामीटर होना चाहिए कि आप ये भी बता सको कि हाँ वह बच्चे में कितना प्रवृत्ता है कितना नहीं। देन मौखिक उपलब्धियां, मौखिक उपलब्धियां मतलब कहने का वह बच्चा अपने पास पड़ोस, अपने मित्र दोस्त साथी में क्या ओरल मौखिक संप्रेषण करता है, बातचीत करता है कि नहीं बातचीत करता है, वो करता है तो क्या उसकी भाषा को अगला इंसान समझ पाता है नहीं समझ पाता है, जिससे वो करता है, ठीक है, वह समझ पाता है क्या, उसका जो जवाब देता है वह सामने बच्चा समझ पाता नहीं समझ पाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब एक पैरामीटर है कि आपके पास ऐसा मापन होना चाहिए जिसके जरिए वह समेकन शिक्षा को अच्छे से बढ़ावा मिल सके, और साथ ही साथ सभी का समेकित शिक्षा में समावेशन हो सके, ठीक। प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी प्रक्रिया क्या है, अभी आपने मापन पढ़ा, जिस तरह उस तरह इसका क्या होगा, कुछ इसमें प्रोसीजर भी होगा। पहले यहाँ कुछ मैंने फाइंड आउट किया है कि हमें सबसे पहले ना बच्चे का हियरिंग लेवल देखना चाहिए, मैंने आपको बताया अभी आपको ना कितना है, उसको 50 है कि कितना है। देखो भाई डीबी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना चीज को, ठीक। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ साथ वो माइल्ड है कि मॉडरेट लेवल पे है, किस लेवल लेवल पे है, उसके उपरांत उसकी आपको सूची तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उनको प्रिपेयर करके ही लेना चाहिए समेकन में। इसके बाद जब उनको सूची तैयार होने के बाद उनको आपको जांच करना है, वाणी जांच करना है तथा भाषा जांच करना है, उनका संप्रेषण कौशल जांच करना है। जांच कर लेने के बाद उनको हमें समझ करना चाहिए। फिर आप कहता है कि सभी जांच करने के बाद आपने सभी जांच भी कर लिया, अब इसके साथ साथ आप क्या करना चाहिए, माता पिता का रोल यहाँ शुरू होता है कि यह उनको बताना चाहिए कि आपका बालक जो बच्चा है वह समेकन में योग्य है, वह सभी बच्चों के साथ पढ़ लिख सकता है, आप विद्यालय भेजिए, ठीक है, इससे वह बच्चा भी शिक्षा ग्रहण कर सके। देन आप कहता है कि इन सभी प्रक्रिया जब होने के बाद क्या होता है ना, जब हम विशेष शिक्षक को बालक के समेकन पूर्व जो विद्यालय होता है वहां पर जब हमको समेकित कर होता है, उस जगह पर आपको जो वहाँ का प्रधानाचार्य हो, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं, तो उनको ये सारी जानकारी, ये सारी मतलब उनके बारे में अवगत कराना जरूरी होता है, ठीक है, कि उनको भी इस चीजें का पता होना चाहिए। देन आपको होता है कि इसके साथ साथ उनके जो क्रियाकलाप होते हैं ना उनको अवलोकन करना चाहिए, ठीक है, जिससे उनके जो समस्या उसको हम क्या करें, सुधार सके, उनकी समस्याओं में हम इंप्रूवमेंट ला सके। और यह सारा काम कौन करता है, विशेष शिक्षक के द्वारा होता है, ठीक। ओके, आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी ना समझ में आए तो आप बेशक पूछ सकते हैं। फिर आप कहता है यहाँ पे देखिए, हमें इसे कैसे बेहतर बनाना है। तो अगर हमें इंटीग्रेशन करना है उसके लिए हमें मतलब जो व्यवस्था उसको सशक्त कैसे बनाना, मजबूत कैसे बनाना है, ठीक है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसको शामिल करना है चीज में, उनके पेरेंट्स को। तो हमें पहले पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स के द्वारा ही हमें उनको
ये चीज बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा इस योग्य है, उसको हमें समेकन में लेना चाहिए और उनके साथ वो बैठ कर पढ़ लिख सकेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर माता पिता का रोल नहीं रहेगा तो बच्चे में जो रहेगा वह एक नेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहां पर उनको ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे जानने वाले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको इस चीज का कहीं लैकिंग नजर आए। तो हमें सबसे पहले उनके पेरेंट्स को क्या पॉजिटिविटी लेकर उनको इस तरह से समझाना है कि आपका बच्चा देखो इस तरीके से इतना इसमें प्रॉब्लम है और ये भी है, तो यहाँ के इस लेवल के अनुसार आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ लिख सकता है। पढ़ने लिखने के साथ ही साथ आपके बच्चे में वह सारी खूबियां है, वह सारा काम कर सकता है जो एक सामान्य बच्चा कर सकता है। इस तरीके से अगर वो बच्चा जब करेगा और उसका प्रभाव माता पिता पर जाएगा, माता पिता कहेंगे हाँ वास्तव में हमारे बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस व्यवस्था सशक्त बनाने में भाई। फिर आप कहते हैं स्कूल अथॉरिटी। फिर आपका हमारा क्या है, स्कूल अथॉरिटी में क्या होता है कि स्कूल वाले भी सोचते हैं कि यार कहाँ से आ गए स्पेशल बच्चे, ठीक है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इंटीग्रेशन एजुकेशन को ले जाना है ऊपर, तो आपको सोचना पड़ेगा नहीं, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। इवन देन वहाँ के प्यून से लेकर हेडमास्टर तक सभी को इस चीजों सारे अवगत होना चाहिए कि विशेष बच्चा है, इसकी विशेष आवश्यकता है, हमें इसको इस तरह से पढ़ाना है जिससे इसमें कोई तकलीफ कोई दिक्कत न आए, ठीक है। तो क्या वहां पर भी एक बहुत जबरदस्त किसका रोल हुआ, स्कूल अथॉरिटी का। वहां विद्यालय का भी जो विद्यालय परिषद था उसका बहुत बड़ा रोल हुआ उस चीज को इंटीग्रेशन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए, ठीक। फिर आपका आता है क्लासमेट। अब सॉरी एक मिनट में और यहाँ बताता हूँ एग्जाम्पल देके। और स्कूल में अगर कोई बच्चा गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ओएच है, या फिर बीआई बच्चा है, फिर एमआर बच्चा है, अब वहां के स्कूल वाले बोल दिए कि नहीं आपका बच्चा हमारे विद्यालय नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं कहना चाहिए विद्यालय की नहीं, तो वह विद्यालय का रोल नहीं होगा। विद्यालय को वहां बोलना पड़ेगा आपका मोस्ट वेलकम, आइए आप हमारे विद्यालय में, आपकी जितना हो सके उतना मैं प्रयास करूंगा आपकी हर आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। आपको हम हर कमियों को देखेंगे, उस कमियों को देखते हुए भी हम आपको क्या बात करेंगे, शिक्षित करेंगे, ठीक है। देन फिर आता है क्लासमेट। अब बच्चा क्या स्कूल में आ गया। अब स्कूल में आने के बाद आपको पता है ना कि विद्यालय में कोई चाहे लड़का हो चाहे सभी के दोस्त बनते हैं भाई, सभी के दोस्त बनते हैं। वहां पर क्या है, सहपाठी का भी बहुत बड़ा रोल होता है भाई। किसका, सहपाठी का। क्योंकि अब कुछ चीज नहीं समझ में आया, आप टीचर्स पूछ संकोच कर हेजिटेशन है, आप क्या करोगे वहां पर। हाँ, अगर टीचर्स नहीं सब पूछ रहे हो तो क्या करोगे वहां पर, आप अपने यहाँ पर क्या करोगे, टीचर नहीं बताएगा या फिर आप संकोच कर रहे हो, बट ऐसा होने से टीचर बताए ना, टीचर बताएगा ही, ठीक है। टीचर का काम ही बच्चों को पढ़ाना। पर यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासमेट, तो बच्चे जो उसके क्लासमेट हैं, जो उसके यहाँ मतलब फ्रेंड हम कर सकते हैं इसको, फ्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर जो उसके फ्रेंड है वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी लाते हैं, कोई नहीं यार तो बहुत अच्छे हो, पढ़ लिख सकते हो, पढ़ो, ठीक है। उससे साथ कम्युनिकेट करेंगे, उससे साथ बातचीत करेंगे, तो कहीं क्या हो गया, जब उनसे वो बातचीत कर लेगा तो वही क्रिया वो समाज में करेगा, तो वहां से क्या हुआ, उसका ज्यादा ज्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर में जो आपका विशेष शिक्षक है, ठीक है, क्या है, विशेष जो शिक्षक है वह आपकी ध्यान रखेगा किस पर, सभी आपके जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी सभी सारी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए आपको शिक्षा प्रदान करेगा। कौन, विशेष शिक्षक आपका। देन फिर आपका आता है कम्युनिटी टीचर। सामुदायिक शिक्षक क्या है, सामुदायिक शिक्षक में जो आपके टीचर के साथ साथ, विशेष शिक्षक के साथ साथ ओवरऑल व्यक्ति, ओवरऑल व्यक्ति जो भी आपको कुछ टीच करे, कुछ भी टीच करे, वह आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ वो किताबी ज्ञान दे तभी टीचर, ऐसा नहीं होता है। आप सारा ज्ञान हम ही नहीं सीखते हो, सारा ज्ञान आप टीचर से नहीं सीखते हो, कुछ ज्ञान आप समाज लोगों से सीखते हो, कुछ अपने माता पिता सीखते हो, कुछ अपने दोस्तों से सीखते हो, कुछ आते जाते अजनबी से जानकर सभी से कहीं कुछ आप ज्ञान हासिल करते हो। तो इसी को बोलते हैं सामुदायिक टीचर। ऐसा नहीं है कि बस आप शिक्षक है तो वही देगा, यहाँ हो सकता है आपका सामान्य शिक्षक हो सकता है, ठीक है आपका। तो इससे मान लो कि अगर एचआई बच्चा है तो वहां पर इससे मान लो कम्युनिटी में हम रख सकते हैं, कोई डॉक्टर ले सकते हो, कोई साइकोलॉजिस्ट ले सकते हो जो आपकी गाइडेंस काउंसलिंग करता हुआ है, ठीक है।
तो ये सब क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका जो स्पीच ट्रेनर आता हो, या फिर जो आइडेंटिटी आपका परीक्षण कर रहा है, या जो आपकी स्पीच थेरेपी दे रहा है, सब क्या है, एक अलग अलग स्पेशल टीचर हो, साथ साथ एक टीचर भी आएंगे इसमें, और साथ साथ आपके जो सगे संबंधी, जो आपके पेरेंट्स एज वो भी एक प्रकार से टीच करते हैं, समझाते हैं। तो ओवरऑल जितने होते हैं सभी के कम्युनिटी टीचर में बिलोंग करते हैं। हम कभी किसी बातचीत करते करते कुछ सीख जाते हैं, कहीं नहीं, तो सब क्या होता है, कम्युनिटी टीचर के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये आपका रहा कि हम सबसे कैसे सशक्त बनाए इस व्यवस्था को जो समेकित शिक्षा के लिए बेस्ट और परफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर आप कहता है स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, इसको बोलते हैं ताकत और उसका सीमाएं। ठीक है, पहला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मौखिक भाषा एवं संप्रेषण के लिए अनुकूलन, वहां पर उनके मौखिक भाषा का और संप्रेषण के लिए अनुकूल होना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे हो जो उनसे कम से कम साइन में बात करें, जो उनसे जेस्चर जैसे स्ट्रेटजी में उससे बातचीत करें, सब क्या होता है, यह उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है कि बात करने को एंड प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने में सहायक। उनसे आप कहो कि आप इस शिक्षा के जरिए आप अपना बहुत बड़ा नाम कर सकते हो, आप हर एक अव्वल परीक्षाओं में पास हो सकते हो, आप अच्छा से गवर्नमेंट जॉब या फिर आप अच्छा से नाम कर सकते हो। क्या है आपका मतलब एक मोटिवेटेड प्रकार से आपका विकास करना। अब आप कहोगे ए भाई तुम ना बीआई बच्चो, तुमसे दिखता नहीं, ठीक तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे, तो क्या होगा वहां पर, उसका विकास नहीं होगा भावनात्मक। अब वो कहेगा सच में यार कर रहे हैं कि मैं देख नहीं पढ़ नहीं पाऊंगा, है नहीं। पर आप ये बोलो नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई वो ताकत है जो आपकी जिंदगी अंधेरे में उजाले में बदल देगी। तो क्या होगा, और आप हर एक काम कर सकते हो, ठीक है, आप एक अच्छा सिंगर बन सकते हो, अच्छा स्पीकर बन सकते हो। इस तरीके से जो उसमें जो उसके अंदर आप कॉम्पिटेंसी की भावना फीलिंग पैदा करोगे, क्या है, दैट इज स्ट्रेंथ। देन संपूर्ण विकास के लिए आधारभूत ढांचा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। अब क्या करना है, ओवरऑल आपको डेवलपमेंट करना है भाई, ओवरऑल आपको डेवलपमेंट करना है। वह किसी प्रकार का उसका विकास, चाहे शारीरिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे जो भी आपका हो, ओवरऑल आपको वहां क्या करना है, आपको विकास करना है। देन विभिन्न विशेषज्ञों की भूमिका, विभिन्न विशेषज्ञ मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए एडलॉजिस्ट, ठीक है, यहाँ क्या है, एडलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, एक हो गया। फिर आपका दूसरा है क्या, यहाँ हम ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो आपको गाइडेंस काउंसलिंग कर रहा है। यहाँ पर हम ले सकते हैं आपका स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। तो अलग अलग क्या है आपका, ये विशेषज्ञ है वो लोग, तो इनकी भी अलग अलग क्या है भूमिका होती है, ठीक। फिर आपका आता है जो हायर एजुकेशन को अवसर प्रदान करना है, किस कहाँ पर, उच्च शिक्षा में। हायर एजुकेशन देखो कहाँ शुरू होता है भाई, जिसको हम बोलते हैं बीए, क्या बोलते हैं, बीए बोलते सकते हैं। मतलब जब कोई बच्चा 12वीं के ऊपर, 12वीं के ऊपर जो भी कोर्स करता है, वह चाहे बीए हो सकता है, चाहे यहाँ पर आपका बीएससी हो सकता है, इन डिग्रियों को जो हम क्या बोलते हैं, यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। यहीं से शुरू होता है आपका हायर एजुकेशन। इसके पहले हायर सेकेंडरी आप लोग बोलते हो, ठीक है, बट यहाँ से होता है, यहीं से आपका शुरू होता है हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर उनको अवसर प्रदान करना होता है, ठीक। फिर आपका आता है समाज के लिए विकास प्रोत्साहन करना, कि जो बच्चे हैं समावेशी समाज के लिए, उनको आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल जितने ह्यूमन बीइंग हैं आप सभी क्या है, समाज के अंग हैं, और सभी को एक साथ रहने का चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे सोचिए आप, क्या होगा कि आप जहाँ गांव होगा, जहाँ आपका घर होगा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके पड़ोसी होंगे, हाँ, डिफरेंट जो बच्चे होंगे उसमें कोई मान लो विजुअल इम्पेयरमेंट है, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, ठीक है। तो अलग अलग सब दिव्यांग भाई बंधु हैं वहां पर, तो उनको क्या है, समाज में शामिल करना भी है, इस तरह उनके विकासात्मक पर प्रोत्साहन देना है, नहीं भाई ये भी समाज के अंग है, इनसे हमें बातचीत करना चाहिए, ठीक है। ओके, जहां आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए बेशक पूछ सकते हैं भाई। इसके लिमिटेशन कुछ दिया हुआ है, क्या है,
लिमिटेशन मतलब सीमाएं। शिक्षक और छात्रों का अनुपात मैंने आपको बताया था, आप याद होगा 1:8 होता है। वैसे विशेष शिक्षक और विशेष शिक्षा के अंतर्गत अगर हम सामान्य शिक्षक बात करें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हो। सामान्य शिक्षक बात करूं मैं तो सामान्य से बात करूं तो यहाँ 1:, क्या होता है, 30 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम विशेष शिक्षक बात करें तो 1:8, ठीक है। मतलब 8 स्टूडेंट पर क्या होगा, 8 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होगा। यहाँ पर 30 बच्चों पर एक यहाँ पर टीचर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से लिमिटेशन हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर 20 मैं एक मिनट क्लास बनाता हूँ। यहाँ मान ले क्लास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या है, टीचर है, टीचर टीचर टीचर, ठीक। यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शिक्षक है, और यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, फिर यहाँ पर अब ये विशेष शिक्षक यहाँ पढ़ा रहा है, यहाँ टीचर है। अब इसमें मोस्टली आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लो 25 स्टूडेंट बैठे हैं, कितने, 25 है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही शिक्षक है विशेष, और यहाँ पर 25 स्टूडेंट है। तो आपको यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर अनुपात शिक्षक और विद्यार्थियों का सही नहीं है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। तो हमें इसको कैसे रखना है, एक शिक्षक पर हमें क्या करना है, 8 स्टूडेंट रखना है, तभी वो अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। ओके। और आज वर्तमान समय में जो आदर्श धनात्मक उनके पास है, इसको बोलते हैं आइडियल मोड, ठीक है। आइडियल जो मोड बोलते हैं, यहाँ पर इस पर्यावरण में क्या होता है, अभाव देखने मिलता है, ठीक है। तो हमें इसका भी आपको मैनेज कर रखना पड़ेगा कि सभी अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग हो, सभी जन के अंदर ये अवधारणा हो कि नहीं, हमें ऐसा पर्यावरण बनाना चाहिए अपने समाज में जिससे सभी व्यक्तियों का जिससे सभी शिक्षा ग्रहण कर सकें। नैन आप कहता है संसाधनों का भाव, ठीक है। क्या है, संसाधनों का भाव, ये भी लिमिट हो गया है। क्या है, ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट है। हमें तो इसको क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास बच्चे हों, जो हमारे पास विशेष बच्चे हों, उनके अनुसार हमें हर एक चीज को व्यवस्था करना चाहिए। ओके। फिर आप कहते हैं इंक्लूजन कॉन्सेप्ट 3.2। इंक्लूजन में अगर मैं आपको इस ऐसे ही बताऊं कि समावेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार का, अभी आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अवधारणा बता रहा हूँ, आप वो भी लिखोगे तो भी वो बात सत्य है। विशेष शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिस शिक्षा जगत में, जिस शिक्षा में शिक्षा से वंचित कोई भी बालक व्यक्ति कोई भी हो, उसको शामिल करना ही विशेष शिक्षा कहलाता है। सॉरी, समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्योंकि समावेशन में कहीं ये बात नहीं कहा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दिव्यांग बालक को शामिल करना है, ऐसा कतई नहीं कहा गया है। यहाँ कहा जाता है शिक्षा से वंचित वर्ग, शिक्षा से वंचित वर्ग, जैसे मान यहाँ पर एक हो गया डिसेबिलिटी, ठीक है। दूसरा हो गया पुअर व्यक्ति, ठीक है। तीसरा हो सकता है जो बहुत दूर हो स्कूल से, जो पढ़ लिख ना सके, ठीक है। इन सब तरीकों से क्या है, जो शिक्षा से वंचित रह जाए उसको शिक्षा में शामिल करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक। और उसके साथ ही अब क्योंकि हमारे पेपर में अगर दिव्यांगता की बात करता है, हमें दिव्यांगता को शामिल करते हुए इस चीज पे चर्चा करना है। लेकिन अगर हमें एक जनरल सामान्य अवधारणा की बात करें, समावेशन, समावेशन में विभिन्न प्रकार की, वह किसी जात, किसी धर्म, किसी दिव्यांग, किसी गरीब वजह से गरीब, कोई एक्सीडेंट, कोई गोरे काला, किसी भी प्रकार से, चाहे मिनोरिटी हो, चाहे फिर वो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करने वाले हो, चाहे इस्लाम एरिया से बिलोंग करने वाले हो, सभी को शामिल करना ही हमारा समावेशन होता है, ठीक है। बट यहां हम बात करते हैं अपने इस कंटेंट को लेकर, अगर आप वैसे भी लिखते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आपका वो जवाब गलत नहीं होगा, ठीक।
क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दे रहा हूं कि जो आप अपने अवधारणा लिखोगे अब एग्जाम बुक पर, वो गलत नहीं होगा, बस आपका कॉन्सेप्ट से होना चाहिए बस। जरूरी नहीं कि आप किताब से रट्टा मार के लिखो, ठीक है। आपको किताब से रट्टा मार के नहीं लिखना है। आप बिकम टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आप टीचर पास को कॉन्सेप्ट क्रिएट करने, कॉन्सेप्ट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पता है दिव्यांगता का आकलन करना है, ठीक है, और उसके साथ उचित उपयुक्त यंत्र देना। उपयुक्त मतलब क्या, उसको जो आवश्यकता है, हियरिंग एड जो उसको लग सके उसको प्रदान करना है, ठीक है, अथवा उसकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं हमें उसको पूर्ति करके और साथ ही साथ हमें उसको प्रशिक्षण नहीं देना है कि हाँ उसको पहले प्रशिक्षण दे तब वह सामने नहीं। आप जो उसकी थोड़ी बहुत आवश्यकताएं हैं, वह चाहे हियरिंग एड अवस्था हो, अगर मान लो ऑर्थोपेडिक हैंडी मतलब क्या होता है, शारीरिक कोई अपंग, शारीरिक कोई दिव्यांग भाई बंधु हैं तो उनके लिए, जैसे मान लो बैसाखी हो गया, ठीक है, व्हील चेयर हो गया, या फिर ट्राई साइकिल हो गया, ठीक है, या फिर कैलिपर हो गया, ठीक है। इस तरीके से उनकी जो, उनको पूरा करते हुए आपको क्या है, विद्यालय में उनको भेजना है, ठीक है, विद्यालय में उनको प्रवेश दिलाना है। ये क्या होता है, समावेशन शिक्षा कहलाता है। ये आपका समावेशन शिक्षा कहलाता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है आया है अभी, कि अगर कोई दिव्यांग बालक बंधु भाई है, ठीक है, भाई बंधु है, उनको पहले आकलन करो भैया किस कैटेगरी में है, कि चाहे बच्चे विजुअल एम्पायरमेंट है कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, किस डिसेबिलिटी में है, जो जिस जिस डिसेबिलिटी में है उनको जो आवश्यकता है, मैंने जैसे बताया एग्जांपल लिखना कि अगर यहाँ पर क्या है, एक ओएच बच्चा है, ओएच मतलब क्या, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, मतलब जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, ठीक है, उसकी जो आवश्यकता उसको पूर्ति करके, ठीक है, उसकी पूर्ति करना है कि हाँ कोई मतलब व्हील चेयर चलता है, मैंने आपको बताया, कोई मान लो कैलिपर, कोई आपका वाकर लेके चलता है, तो सब क्या है, उसकी आवश्यकता पूर्ति करके हमें सामान्य विद्यालय को प्रवेश कराना है। ये क्या होता है, आपका समावेशन शिक्षा कहलाता है, ठीक है, यही आपका समावेशन होता है। और वहां तक जो आप शिक्षा व्यवस्था होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन एजुकेशन। ओके, यहां तक शिक्षा को हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन एजुकेशन कहते हैं। इतना आपको बता दिया जा रहा है, आप एग्जाम में तो ऐसे लिख लोगे। नीड ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, थोड़ा देख लो भाई। आवश्यकता से तात्पर्य है कि अगर आप सपोज, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप कोई प्रोग्राम अपने घर पे कर रहे हो, अब पता है ना कि उस प्रोग्राम के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, उसी तरीके से यहाँ समावेशन शिक्षा की बात कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर, समावेशन, समावेशन शिक्षा की बात कर रहा है। उसके लिए भाई क्या आवश्यकता होगा, ध्यान रखो क्या है, ठीक। यहाँ आप देखते हैं आर्थिक दयनीय स्थिति, मतलब अगर किसी प्रकार से बच्चा आर्थिक दयनीय स्थिति में से समस्या है तो उसको भी आवश्यकता है, उसको हम शामिल करना चाहिए। फिर आप कहते हैं यातायात संसाधनों का अभाव, जो जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे आप देखे ना, मैं आपको बताया था किसी एग्जाम्पल कि आज भी जैसे नर्सरी या प्राइवेट कॉलेज में बस, टेम्पू, पिकअप, मैजिक गाड़ियां नहीं चलाई जाती हैं बच्चों को ले आने ले जाने के लिए, क्या है, यातायात व्यवस्था है। वहीं पर देखो एक विशेष सामान्य विद्यालय में जो गवर्नमेंट है, वहां पर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बच्चों को लेके आए, ले जाए, पहुंचाए। तो यहाँ पर क्या है, इसकी भी आवश्यकता है, ठीक है। विशेष शिक्षक की कमी है तो आप मोस्टली कि नीड ऑफ इंक्लूजन में कि ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या हो, समावेशक शिक्षक होने चाहिए। संसाधनों का अभाव है तो वहां पर जो उनको पढ़ने युक्त संसाधन हो, व्यवस्था हो, उसके बाद उसकी भी आवश्यकता है, तो अभाव आपको यहाँ पर क्या हटाना है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 100 शब्दों में बताऊं तो अगर यहाँ से अभाव, अभाव को काट दोगे, कमी को हटा दोगे, अभाव को हटा दोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, यातायात संसाधन व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। आपको ओवरऑल कहने का मतलब कि समावेशन की जो चीजें हैं, कमियां दिख रही हैं, आप यही की आवश्यकता को पूरी करना है, ठीक है। वह चाहे उनको सामाजिक एकीकरण करना हो, वह चाहे उनको शैक्षिक एकीकरण करना हो, वह चाहे वहां पर जो पढ़ लिख नहीं पा रहे उनको भी पढ़ाना लिखाना है। यहाँ पर शिक्षा को, अशिक्षा को आप शिक्षा कर दोगे तो क्या होगा, शिक्षित हो जाएंगे। अभी शिक्षा क्या है, उनको इसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वह अभी तक सामान्य विद्यालय में एडमिशन नहीं लिए थे,
तो कहते हैं भैया इनको शिक्षित देना है, इनको प्रदान करना है। आप एटलीस्ट इन बच्चों के लिए या फिर समावेशन के लिए आप ये सारी जो क्या है आपको पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ओवरऑल बातों को मिलाकर कह सकते हैं कि हमें समावेशन की आवश्यकताओं में मेन पॉइंटों को हम देखा जाए, सारी चीजों को हमें शामिल करना चाहिए। ये होता है आपका नीड ऑफ इंक्लूजन। ओके, फिर आप कहते हैं समावेश शिक्षक सफलता कैसे मिलती है। सफलता को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर समावेश शिक्षा को भी सफल बनाना है, क्या है सफल बनाना है, तो हमें क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए इससे वो शिक्षा सफल हो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो सफल बनाना है, आपको मान लो पढ़ाई करके नौकरी पाना है, मतलब टीचर बनना है, रीट में, यूपी टेट में, हरियाणा टेट में पास करना है, गुजरात टेट पास करना है, आपको सफल कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो भैया उसके लिए चाहिए कि जो आपसे रुकावट पैदा कर उस सभी कार्य को क्या हो आपको दूर करना है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर दिव्यांग बच्चों से संबंधित कारक, दिव्यांग बच्चों से संबंधित जो भी फैक्टर इसको प्रभावित करे, आपको सभी क्या हो मुहैया कराओ, अवेलेबल कराओ। ठीक, और बालक के परिवार संबंधित कारक, यहाँ बालक के परिवार संबंधित कारक में आता है कि जो बच्चे हैं उनको अगर समग्र शिक्षा में शामिल कर उनको सफल बनाना है। ठीक है, सफल बनाना है, अगर उनको सफल बनाना है, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखो। जो विद्यालय साथ साथ उनके माता पिता हैं परिवार में, उनको एक प्रकार से जागरूक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उनको बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे में वो सारी काबिलियत है, योग्यता है कि आपका बच्चा सामान्य बच्चों से भी ज्यादा पढ़ने लिखने में अव्वल बन सकता है। ठीक है, क्या है ये, जब आप उनको इस चीज को बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा, तभी वो क्या करेंगे अपने बच्चे को समावेश में शामिल करेंगे। नहीं तो उनको होता है कि भैया हमारा बच्चा तो एचआई बच्चा है, ये सामान्य बच्चों के साथ जाएगा तो कैसे पढ़ेगा, उनके मन में जेहन उठता है कि भैया हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा, एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से कारक है, फैक्टर है सफल बनाने के लिए। ठीक है, एंड सामान्य विद्यालय जो होते हैं संबंधित कारक, सामान्य विद्यालय में, और जो सामान्य विद्यालय के हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सामान्य विद्यालय चाहे विशेष विद्यालय हो, ठीक है, हम दोनों की बात करते हैं। अगर सामान्य विद्यालय है तो उसका सफल बनाना है किसको, समावेश शिक्षा को, तो एटलीस्ट उस विद्यालय में उस विशेष बच्चे के अनुकूल हर चीज आपको करना पड़ेगा, जिससे वह बच्चा क्या उस समावेशी वातावरण को प्राप्त कर सके, उसको ये लगे कि मुझे समावेशी इन्वायरमेंट मिला है और मैं अच्छे से अच्छे क्या हूँ अपने आप को बिल्डअप कर सकूं, अच्छा अपना भविष्य बना सकूं, अच्छा से मैं पढ़ाई लिखाई कर सकूं, तभी तो समावेशन सफल हुआ ना। उसी तरह से विशेष विद्यालय संबंधित, विशेष विद्यालय में कि जो विशेष बच्चा है उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें विद्यालय में होना चाहिए, तब भी जाके क्या होगा वह सफल समावेशी शिक्षा बनेगा। एंड नीतियों संबंधी कारक, नीतियों संबंधी कारक यहाँ पे देखो मैं दो तीन चीजों को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, कुछ संवैधानिक चीजों को। ठीक है, यहाँ पे पहले सभी पता होना चाहिए कि हम सभी क्या है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट उनको ये पता हो कि हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने का राइट्स है, क्या है नीति संबंध हमारे पास है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई कहे कि भैया आप नहीं पढ़ सकते हो, अरे भाई हम पढ़ नहीं सकते तो नीति निर्देश क्यों बनाए गए हैं, क्यों हमारे लिए कानून बनाया गया है कि नहीं। आपको यहाँ पर नीति संबंधी कारक भी सफल बनाता है, समझ में आई बात है। आज इसी का एक देखा जाए, अगर मैं कहूँ इसी का एक जीता जाता नमूना मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान समय में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ या फिर किसी बस स्टैंड पे चले जाओ, ठीक है, या किसी विद्यालय में चले जाओ, हर विद्यालय में आपको रैंप मिलेगा, क्या मिलेगा, रैंप मिलेगा। ठीक है, और जिसके माध्यम से बच्चा, कोई भी बच्चा हो व्हीलचेयर लेके आगे पीछे चढ़ सकता है, और साथ ही साथ आप विद्यालय में जाकर देखो रैंप मिलेगा, उसके बाद आपको वहाँ इतनी सारी सुविधाएं मिलेगी, आप आ जा सकते हो नहीं। आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, देखो वहाँ बहुत बड़ा रैंप मिलता है, यहाँ आप आराम से चले जा सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये सब क्यों कहा गया, ये सब नीति बनाई गई कि भाई आपको बैरियर फ्री इन्वायरमेंट ही बनाएगा तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, उसके लिए तभी तो होगा ना समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार। आप विद्यालय बना रहे हो, अब आप ऐसी बिल्डिंग बना दी है कि दिव्यांग बालक बेचारा विद्यालय क्लास में नहीं जा सकता, तो कहाँ समावेश शिक्षा कहलाएगा।
तो कम से कम आपको ऐसा मापन बना, ऐसा मानदंड बनाया गया कि आपका बिल्डिंग की स्ट्रक्चर, रूम की स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा होना चाहिए जहां पे सभी बच्चे आवागमन कर सके। यह कार्रवाई किया गया जिसके जरिए आज विद्यालय में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। नहीं, ये कहा पहले आदमी हम नहीं मानते थे, लेकिन अब हो गया कि भाई अब सारी व्यवस्था होगी तभी आपके विद्यालय को, तभी आपके स्कूल को मान्यता दिया जाएगा, अदरवाइज मान्यता आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस बात से सहमत हो सकते हैं कि भाई यह सारी बातें कहाँ से आ रही, नीतियों से आ रही है कि नहीं, क्योंकि जो मान्यता दे रहा कहीं से कहीं तो कोरिलेट है नीतियों संबंधी बातें ना, कि अगर आप बैरियर फ्री एनवायरनमेंट या फिर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करोगे तो हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे, हम आपको आपकी मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ने आएंगे ना, सभी प्रकार के आएंगे, सभी प्रकार के बच्चों के कम से कम वहां पर पहुंच होना चाहिए। ठीक है, जब पहुंचेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे। ओके, तो ओवरऑल कहने मतलब यहाँ पर कि अगर समाज शिक्षा को हमें सफल बनाना है तो दिव्यांग बच्चे, भाई बंधु संबंधित कारक को हमें करना पड़ेगा अच्छे से, परिवार से संबंधित, सामान्य विद्यालय, विशेष विद्यालय से। ठीक है, ये सारी नीतियों को बातों में ध्यान रखते हुए हम अगर वर्क करेंगे, काम करेंगे, तभी जाके समाज शिक्षा को सफल हो पाएगा। अगर इनमें से किसी प्रकार का एक दो फैक्टर कम हो गए, मान लो अगर हम किसी नीति को हटा देते हैं तो कि ये फैक्टर काम नहीं करेगा, तो अब कहीं समाज शिक्षा स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक, हम ये कहें कि यहाँ पर माता पिता को जो फैक्टर को हटा दें, भाई माता पिता स्कूल नहीं भेजे तो किसको पढ़ाओगे, है कि नहीं। तो ओवरऑल का मतलब है सभी फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान है और सभी यह फैक्टर मिलकर ही समाज शिक्षा क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। ठीक, ओके, हम आगे देखते हैं। अब समावेश शिक्षा के भी कुछ प्रोसीजर और पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कि हमें समावेश शिक्षा में क्या क्या करना चाहिए। मैंने पहले बताया कि जो समावेश शिक्षा है वह सभी बच्चों को होते हैं। ठीक है, आप बिना भेदभाव को आप उनको रखना चाहिए, बिना भेदभाव को, आप भेदभाव नहीं करना है भैया, ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, आज जब टीचर है, जब प्रशासन व्यक्ति हो, तो आपको भेदभाव नहीं करना है कि बच्चा दिव्यांग है, सामान्य विद्यालय। ठीक है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब बिना भेदभाव के पाठ्यक्रम के माध्यम से जो जनरल एजुकेशन है या चाहे आपका विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, वही मैं पुरानी बातें फिर यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि पैरामीटर्स वही सारी बातें हैं मैंने बताया था। जो आपके पास ध्वनि सुनने की क्षमता बची है उस पर वर्क करना, उसको पहचान करना, फिर आपका आईक्यू असेसमेंट करना। ठीक, फिर आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन कितना विकास हुआ, उसको कैसे विकास करना है। ठीक है, फिर आपका साक्षरता कौशल का उसको एसेस करना है। ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखते हुए एचआई बच्चे का या फिर जो समावेशन सिलेक्शन कर उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, प्रोसीजर ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन, देखो इसमें प्रोसीजर है, पैरामीटर्स है भाई। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चे की जो श्रवण है तो उसको जांच करना है कि सुनने की कितनी क्षमता है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको हमें क्या करना है, हियरिंग एड्स प्रदान करेंगे। मतलब कि आप लो भैया, आपको मान लो हम कह दें आप मोबाइल देख लेते हो, तो लो भैया मोबाइल आप चला सकते हो। ठीक है, आपके पास नहीं देखने की क्षमता है, तो उसी तरीके से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, अगर उसे सुनने की क्षमता है तो हम लगा देंगे उसके पास मशीन और बोलेंगे भैया आप इसको प्रयोग करो, आप थोड़ा सा सुनने योग्य हो जाओगे। ठीक है, जिसको सुनकर आप सामने वाले का आंसर या प्रतिक्रिया कर सकते हो। ठीक, और जांच करने के पश्चात क्या होता है, जो उनके बालक बच्चे हैं उनके माता पिता को आपको अवगत करना चाहिए। मैंने ये बात पहले भी दोहरा दिया हूं, अब मैं इस बात को फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। उनके माता पिता को अवगत कराना है कि आपका बच्चे का हम समावेशन कर सकते हैं, समावेशन करने के योग्य है, क्योंकि आपका बालक बच्चा जो है वो उसके पास सुनने की क्षमता है, वो सामने वाले की प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, यह सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, या जहां पर सभी प्रकार के बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसके पश्चात क्या करना है आपको, समावेशी किए गए सामान्य विद्यालय के जो उसके प्रधानाचार्य है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उनको इसके बारे में क्या है आपको जानकारी देना है। भैया आप जो नया बच्चा आया है वह इस प्रकार से समस्या ग्रसित है, अब इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रकार से प्रोसीजर में ही आएगा। फिर आप कहता है कि जो अगर उन बच्चों को हम एडमिशन ले लिए,
समावेशन कर लिए। अब आती है उसको हम जब शैक्षिक क्रियाकलाप कराएंगे, शैक्षिक जांच करेंगे, तो वहां भी आएगा उसको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें विशेष शिक्षक का समय समय पर निरीक्षण करवाना चाहिए और साथ ही साथ उसका मार्गदर्शन और परामर्श लेना चाहिए कि इसको क्या आवश्यकता है या किस बेस पर अच्छे से पढ़ लिख सकता है। ठीक है। बाद आप कहता है कि इस शिक्षा प्रणाली में सभी स्तर के बच्चों के हमको नामांकन कराकर शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही साथ शिक्षण कार्य सामान्य शिक्षक करते हैं। ओके, यह सामान्य शिक्षा का कुछ प्रोसीजर है समावेशी शिक्षा के। ओके, ये आपका थर्ड मॉड्यूल मोस्टली आई थिंक 99% खत्म हो गया। ठीक है, आपका फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो गया, सेकेंड मॉड्यूल खत्म हो गया, थर्ड मॉड्यूल खत्म हो गया। फोर्थ एंड फिफ्थ है जो एजुकेशन पेपर का, उसमें बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ग्रीड है, एमबीओ है, जिसके बारे में हम आपके कल लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, और आपको कल ही बताया जाएगा कि जब आपको ग्रुप मैसेज आया तो आप जुड़ जाइएगा सभी लोग कि आप जो इस बार पेपर हो रहा है 2021 में, 19 से 21 बैच का, ठीक है, उसमें आप अच्छे अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में फुल्ली डिटेल्स आपको नेक्स्ट क्लास होगा तो आपको उसमें समझाया जाएगा। ठीक है, अब आज का सेशन आपको यहीं तक रखा जाता है, इसके आगे का सेशन हम फिर आपको अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को दिल से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके अपने दोस्त मित्र संबंध सभी को शेयर करो, जिससे सभी डीएड में पढ़ने वाले भाई बंधुओं का इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ और फायदा हो सके। तो एक बार फिर से इस सेशन को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।